जेनजीज को पता नहीं कि बजट कैसे बनाते हैं एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग. व्हाई शुड जेनजीज प्रिपेयर अ बजट? सेकेंडली, हाउ कैन दे क्रिएट अ बजट इफ यू कैन हेल्प थ्रू सम एक्सेल शीट. का 15,000 रुपए का रेंट जा रहा है. वाटर इलेक्ट्रिसिटी का आई थिंक 1,500 रुपए के आसपास आता होगा. टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, दैट वुड बी क्लोज टू 2,000 रुपीज. 2,500-3,000 रुपए ग्रोसरीज पर हेड. ट्रांसपोर्टेशन डेली बेसिस पे कुछ 150 रुपए के आसपास का खर्चा होता है. एंटरटेनमेंट पे बिल्कुल हम खर्चा करते हैं. आप किसी दिन मूवी देखने गए हो सकते हो तो उस पर 500 रुपए खर्चा हुए होंगे. पॉपकॉर्न पे और 500 रुपए खर्चा हुए तो 1,000 रुपए हो गए. और अभी तो जीएसटी भी लगता है. I was coming to that. Can you explain in simple terms what is goals based investing with an example? 100 करोड़ बनाना, 500 करोड़ बनाना, 50 करोड़ बनाना इज नॉट द राइट गोल. द राइट गोल इज पीस ऑफ माइंड. सो आपके गोल्स क्या हो सकते हैं? अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन पे मोटा खर्चा हो सकता है. आपका घर खरीदने पे, गाड़ी खरीदने पे, आपकी रिटायरमेंट का जो टिपिकली किसी भी आदमी के जीवन के खर्चे हो सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का अगर आज की डेट में आपका घर है, आज से आपकी उम्र अगर 25 साल की है, 15 साल बाद अगर घर लेना है, अब मेरे को हर महीने कितना पैसा बचाना है उसके लिए. Can you just explain in simple terms कि all stock index होता क्या है and how the returns of that index were more than Nifty 50 or maybe Nifty 500? तो हमने देखा निफ्टी 50 जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, निफ्टी 50 ये है, निफ्टी 500 ये ऑल स्टॉक इंडेक्स है. आज की डेट में अगर निफ्टी 1,400 रुपए है तो ये कुछ 2,500 रुपए के आसपास होता है. गोल्ड में ओवरऑल एलोकेशन इज जस्ट 2%. क्या रीजन है कि जेनजीज गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? सो इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डीप रीजन है. वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माई ऑडियंस हु इज वॉचिंग दिस कंटेंट हैज़ नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्जेशन विद कुशल. So I also read your One Finance magazine again and उसमें काफ़ी सारे insights थे on Gen Zs, Gen X, Millennials. मैं पहले इस पे जाने से पहले बता दूं कि हमने क्या क्या कवर किया है और ऑडियंस कौन है. ठीक है. सो हमने ये देखा है कि जेन एक्स जिस तरीके से इन्वेस्ट करता है, जेन जी उससे थोड़ा अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं. जस्ट उसके पहले सॉरी, कैन यू डिफाइन जेन जी, जेन एक्स और मिलेनियल्स कौन होते हैं? श्योर, एक मिनट मैं आपको यहीं पे स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ. सो जेन एक्स वो होते हैं जो 1965 से 1980 के बीच में पैदा हुए. मिलेनियल्स वो होते हैं जो 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए. और जेन जी होते हैं जो 97 से 2012 के बीच में पैदा हुए. राइट. Got it, fair. And also let's talk about budgeting now. तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जेनजीज को पता नहीं कि बजट कैसे बनाते हैं एंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग. मैंने भी अभी रिसेंटली शुरू किया बजटिंग बनाना एंड आई हैव एन एक्सेल शीट जहाँ पर मेरे मंथली एक्सपेंसेस, मंथली इनकम पूरा डॉक्यूमेंट होता है. एंड आई नो द इम्पोर्टेंस नाउ बिकॉज आई फील दैट कि इससे मेरे को पता चलता है कि मेरा हर महीने में क्या खर्चा है, कितना इनकम एंड ऑल ऑफ दैट. सो फर्स्टली लाइक व्हाई शुड जेनजीज प्रिपेयर अ बजट एंड सेकेंडली हाउ कैन दे क्रिएट अ बजट इफ यू कैन हेल्प लाइक लेट्स से थ्रू सम एक्सेल शीट एंड ऑल. सो पहली बात आपने पूछा बजटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तभी तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे ना, कभी ज़रूरत पड़ी तो. और आइडियली आपको पता भी होना चाहिए आप किस चीज़ पे कितना खर्चा कर रहे हो, नीड्स पे कितना खर्चा कर रहे हो, वांट्स पे कितना खर्चा कर रहे हो. सो अगर आप टिपिकली ये देखो कि ये जो 4-5 बकेट आइटम्स हैं, दीज आर टिपिकली और नीड्स. राइट. एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और ट्रैवल की मैं बात करूं या फिर मान लो गैजेट शॉपिंग की बात करूं, रिटेल थेरेपी जिसको बोलते हैं, तो वो सारे आपके वांटफुल एक्सपेंसेस में आ जाएगा. सो आपके जो वांट्स होने चाहिए वो आइडियली बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए एज परसेंटेज ऑफ योर इनकम. सो व्हाट दिस बजट विल हेल्प यू इज़ विद दैट, मतलब ये आपको एक आइडियल पिक्चर दे देगा कि आप किस तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो. सो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो भी एक बजट बना के चलती हैं. आप कहोगे मैं तो बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा 500 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है. दैट्स ट्रू, बट यू शुड नो वेयर योर पॉकेट्स आर गेटिंग, मतलब आप किधर पैसा लीक कर रहे हो. राइट. तो उससे क्या होगा कि कभी आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो यू विल गेट अ सेंस कि मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को वहाँ कहीं और पैसा लगाना है. एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन्वेस्ट बेटर फॉर फ्यूचर. तो अगर आपको लगेगा कि मैं वांटफुल एक्सपेंसेस में ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा हूँ, मैं यहाँ कट करके ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली आगे, अभी आपके बच्चे नहीं है बट आगे जाके हो सकते हैं. हाउस आपको ख़रीदना है तो हाउस के लिए आपको आगे जाके पैसा चाहिए होगा. रिटायरमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है इंडिया में. और मैं आज, आप ये रिकॉर्ड करके रख लो, 10 साल बाद इस वीडियो को चला देना, तब रिटायरमेंट प्रॉब्लम आपको दिखने लग जाएगी इंडिया में. यूएस में बहुत बुरी तरीके से फट रही है और इंडिया में भी आई एम श्योर फटेगी. रिटायरमेंट प्रॉब्लम क्या होती है कि पीपल वोंट बी एबल टू रिटायर.
दे वोंट हैव इनफ कॉर्पस टू बी एबल टू रिटायर. अब कोई बोलेगा मैं तो फायर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो कर लूँगा, मैं उसके भी चैलेंजेस बताऊँगा. तो पॉइंट सिंपल ये है कि जो लोग रिटायरमेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जेन ज़ी करता है, उसकी भी हम बात करेंगे. बट जो रिटायरमेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है. सो द अर्लियर यू स्टार्ट विद वाइजर पीपल, लाइक गुड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, the better off you will be. The lesser you will have to invest because you will have more number of years for compounding. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है कुशल. और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब आज लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, बोलेंगे कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो, 35 साल बाद की बात है. जेन एक्स में ही आप देख लेना, 10 साल बाद ये बहुत बुरी तरीके से फटने वाला है. लोगों के पास काम स्किल होगी नहीं, पैसा होगा नहीं, वो कैसे तैसे बुढ़ापे में भी मतलब बुरी हेल्थ के साथ उनको कुछ भी काम करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा क्योंकि पैसे सफिशिएंट नहीं रहेंगे आगे जाके लोगों के पास. पीपल आर ओवर स्पेंडिंग. सो दिस इज़ वेयर अ बजट विल हेल्प यू. सो आप रेंट अगर पहली तारीख को देते हैं, से फॉर एग्जांपल आप बताओ, मतलब कुछ नंबर्स के थ्रू हम 15,000 अ मंथ रेंट लेते हैं. ठीक है. हाँ, सो आपका देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया 15,000 फॉर्मूलाज लगाए. इसके पहले इनकम डाल देते हैं ना. हाँ, इनकम बताओ. लेट्स क्रिएट अ बजट फ्रॉम स्क्रैच. श्योर. कितना? सो लेट्स अज्यूम कि आई थिंक कितना 75,000 अ मंथ इज अ रीजनेबल अजम्पशन. श्योर. ठीक है. तो 75,000 पर मंथ. ठीक है. अलाउंसेस वो ठीक है, मतलब अलाउंसेस सैलरी एक में आ गया. ठीक है. अदर्स में भी अगर आपकी कोई बैंक इंटरेस्ट इनकम है या कोई और इनकम है, से मान लो 5,000 रुपये महीना है, कुछ वो आ गया. इसमें आप प्लीज़ अपने कैपिटल गेन्स मत गिन लेना दोस्तों. इसमें एक बात बताना, तो ये टैक्स हटा के या टैक्स के पहले? नहीं, इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ. अच्छा, ये इन हैंड सैलरी. हाँ, तो मतलब टैक्स काटने के बाद. हाँ, मतलब बिकॉज टैक्स तो चला गया ना आपका, वो भी मतलब वो नीचे फिर टैक्स डाल दो, ऊपर उसको जोड़ दो, बात एक हो गई. तो यहाँ पे मैं इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ. सो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह हो गया आपका. समझ गया. ओके. हाँ, और बताओ आप, मतलब आपने कहा 15,000 रुपये का रेंट जा रहा है. ठीक है. और बताओ मतलब वाटर इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्चा जाता होगा. मतलब मैं भी बता सकता हूँ, आप बता दो नहीं तो. ठीक है. आई थिंक ये डेली एक्सपेंसेस लिखा है. नहीं, डेली बेसिकली इसलिए लिखें कि आप अगर ये एक्सेल शीट अपने पास अपने पर्सनलाइज करके बनाते हो, तो आप इसको मतलब फर्स्ट तारीख को टिपिकली रेंट चल जाता है, तो हमने यहाँ पे 15,000 लिख दिया. अगर आप ग्रोसरीज कुछ 13 जनवरी को खर्चा कर रहे हो, तो आपको इज इक्वल टू प्लस करके हर बारी नहीं लिखना पड़ेगा. आपने आज के दिन में कितना करा वो यहाँ पे आ जाएगा. सो उसके लिए ऐसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर कुछ खर्चा किया ग्रोसरीज पे, से फॉर एग्जांपल सब्जियां मंगवाई 250 रुपये की, तो वो यहाँ पे आ गया, तो 250 रुपये यहाँ पे आ गया. अगर मान लो आपने 5 दिन 10 दिन पहले कुछ 500 रुपये खर्चा किए थे, तो वो भी यहाँ पे आ गए. सो टिपिकली इतना कम होता नहीं. वाटर इलेक्ट्रिसिटी का आई थिंक पर हेड कुछ 1,500 रुपये के आसपास आता होगा, अगर 15,000 किसी का रेंट है तो. फिर इंश्योरेंस अगर मैं मान लूँ, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, महीने का कितना खर्चा आता होगा. सो अगेन दैट वुड बी क्लोज टू 2,000 रुपीज़. महीने का इतना ज़्यादा? आई डोंट थिंक. हेल्थ प्लस टर्म बोल रहा हूँ, दोनों मिला के 24,000. सो मेरा 20,000 का टर्म इंश्योरेंस है साल का. मैं साल भर में देता हूँ, राइट. और हेल्थ इंश्योरेंस कुछ 15,000 रुपये के आसपास किए, तो 3,000 आता है मेरा, तो मैं 2,000 मान रहा हूँ. ठीक है. ग्रोसरीज का से अगर ऐसे ही मैं बीच बीच में कुछ पॉपुलेट करता रहूँ, और ये आती है 2,500-3,000 रुपये की आई थिंक ग्रोसरीज पर हेड हो जाती हैं. मे बी आई एम अज्यूमिंग मोर, बट से ठीक है. सो कुछ ऐसे मान लेते हैं. ठीक है. तो हमारी ग्रोसरीज पे 2,000 रुपये खर्चा हो गया. ट्रांसपोर्टेशन मुझे पता है वो डेली बेसिस पे कुछ 150 रुपये के आसपास का खर्चा होता है, और यही मैं अगर डेली बेसिस पे नीचे तक पॉपुलेट कर दूँ. नहीं, बट जो 75,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है, आई थिंक वो कम करता होगा. 150 तो बहुत ही ज़्यादा है. ओके, ठीक है. आप बताओ फिर कितना होना चाहिए. आई डोंट नो. आई मीन अज्यूमिंग कि इवन लोकल ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल करे, सो मंथली इट शुड नॉट बी मोर देन लेट्स से कितना 3,000 5,000. हाँ, तो 150 पे कितना हुआ? उतना ही हो गया, राइट. तो वही मैं इसको ही कर रहा हूँ. हाँ. सो अगेन ये वही 4,650 आ गया. एंटरटेनमेंट पे बिल्कुल हम खर्चा करते हैं. सो एंटरटेनमेंट या बाहर आउटिंग, इसमें सब मान लो कि रेस्टोरेंट में कभी खाने जाते हो. सो संडे का दिन है, सो संडे कब था? 19 जन को, राइट. तो मैं भी गया था, बिल्कुल गया था, और मेरे खर्चा हुए थे 1,200 रुपये. ठीक है. तो यहाँ पे आप वो सारे टाइप के एक्सपेंसेस डाल सकते हो. आप किसी दिन मूवी देखने गए हो सकते हो, तो उस पर 500 रुपये खर्चा हुए होंगे, और उससे आपके शायद पॉपकॉर्न पे और 500 रुपये खर्चा हुए, तो 1,000 रुपये हो गए. ठीक है.
और अभी तो जीएसटी भी लगता है। आई वॉज कमिंग टू दैट। ठीक है, तो ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस हो गए। बाकी मिसलेनियस आपके कुछ और हो सकते हैं, जैसे फ्लाइट के एक्सपेंसेस हो गए, आप कहीं घूमने जा रहे हो ट्रैवल के, तो ये मतलब लेजर ट्रैवल की मैं बात कर रहा हूँ। उससे फॉर एग्जांपल अगर आप साल में शुरू में कहीं घूमने गए थे और उसमें आपके से 12,000 रुपये खर्चा हो गए, तो ये आपके खर्चे हो गए। अब आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हो, मतलब आपकी SIPs कितनी जा रही है। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी 25,000 रुपये जा रही है SIP, अगर आप कर रहे हो उतनी, तो या 20,000 भी मान लेते हैं इसको। SIP नॉट इन जस्ट म्यूचुअल फंड्स बट इट कुड बी गोल्ड ETF, इट कुड बी इन्वेस्टमेंट। से आप अगर रैंडम इन्वेस्टमेंट कभी किसी दिन करते हो, आपको लगता है मार्केट फॉल हो गई या फिर गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा करेक्ट हो गए, या आज आपको डेट म्यूचुअल फंड लेना है, कुछ लेना है, तो यहाँ पे भी आप उसको ऐसे डाल सकते हो डेली बेसिस पे। सो अगर आप 6 महीने ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो इट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। और अगर आपने अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया, तो इमरजेंसी फंड आपको बनाने के लिए ना, देखो बहुत आसान हो गया। इमरजेंसी फंड आपके पास 25,200 रुपये इंटू 6 मंथ्स का एटलीस्ट होना चाहिए। सो 1.5 लाख रुपए का सबसे पहले तो आप इमरजेंसी फंड बनाओ। सो इसमें कॉलम आप इमरजेंसी फंड का भी ऐड कर सकते हो, राइट। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ बजट एंड दैट्स यू आर सेविंग 15,600 अ मंथ। सो द फर्स्ट टारगेट शुड बी टू सेव 1.5 lakhs towards emergency funds which you're not going to touch, and that's the most critical part. Before investments you should be doing that. So अगर मान लो इमरजेंसी फंड नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ इन तीनों चीज़ों को काटो, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, इन्वेस्टमेंट को। सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, इंश्योरेंस तो आप कर ही रहे हो साथ साथ में, फिर आप मस्ती भी करो और इन्वेस्टमेंट भी करो साथ साथ में। समझ गया। एंड ये सब जो भी बजट बनाना है, सो एवरी डे दे विल हैव टू डॉक्यूमेंट व्हाट दे आर स्पेंडिंग, राइट? लाइक दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। यू कैन डू इट एट द एंड ऑफ द मंथ ऑल्सो, बट इफ़ यू क्रिएट अ डेली हैबिट इट इज़ मच ईजियर। मैंने भी ऐसे करके देखा है कि मैं मंथ के एंड में सब करके देखूंगा, वो साल के एंड में भी नहीं होता। वो एक्चुअली क्या याद भी नहीं रहता ना। लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि लास्ट वीक मैंने कितना स्पेंड भी किया था, तो आई थिंक द मोमेंट यू स्पेंड यू शुड जस्ट आइदर डॉक्यूमेंट इट इन योर मोबाइल फोन, यूज एनी ऐप। बहुत सारे ऐप्स है आजकल की जहाँ पर यू कैन जस्ट राइट मंथली एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस एंड ऑल, एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ एनालाइज कि कितना मेरा टोटल खर्चा हुआ है, कितना वेस्टफुल था, कितना अननेसेसरी था जो मैं अवॉइड कर सकता हूँ। सो वो यहीं पे आपको डेली बेसिस पे दिख जाएगा, वो रियलिटी चेक आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा। सो अगेन द पॉइंट इज नॉट टू कट योर एक्सपेंसेस यार, मतलब पैसा हम जीने के लिए ही कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मौत के लिए बचा के रख दो और मतलब सारा पैसा यहाँ पे छोड़ के म्यूचुअल फंड फोलियोज में जाके ऊपर चल जाना है। वो नहीं है गोल। गोल इज टू नेवर हैव डर्थ ऑफ मनी, राइट? एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम मैं भी खूब मस्ती करता हूँ, मैं भी खूब घूमता हूँ, और मतलब भले ही मैं फाइनेंशियल लिटरेसी करता हूँ और खूब पैसा बचाता भी हूँ, बट साथ में मस्ती भी करता हूँ। सो आई गॉड फॉरबिड कुछ अगर बुरा नहीं होता तो आई विल नेवर हैव डर्थ ऑफ मनी, बट दैट डजंट मीन आई वोंट मतलब दैट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो मेक श्योर दैट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ एज वेल। फेयर। एंड इसमें ये जो बजट का पूरा एक्सेल शीट है, दिस टेम्पलेट इज लाइक this template can be used by all the people, right? Like ये simple सा template. Sure. So we can also share this with the audience. तो इसका link description box में डाल देंगे. So that'll be helpful. आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से बना सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं. Perfect. Also, like I was reading through one of the news articles and that mentioned about the importance of goals based investing. आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि like जो भी आपके goals है उसको पहले define करो and उसके हिसाब से invest करो. So can you explain in simple terms what is goals based investing with an example? Sure. So देखो मैंने अगेन क्या कहा आपको कि पैसा कमाने का, पैसा बचाने का क्या गोल होता है सबसे बड़ा, वो होता है पीस ऑफ माइंड, राइट? 100 करोड़ बनाना, 500 करोड़ बनाना, 50 करोड़ बनाना इज़ नॉट द राइट गोल. द राइट गोल इज़ टू नेवर हैव डर्थ ऑफ मनी विच गिव्स यू पीस ऑफ माइंड. सो आपके गोल्स क्या हो सकते हैं? अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन पे मोटा खर्चा हो सकता है, आपका घर खरीदने पे, गाड़ी खरीदने पे, आपकी रिटायरमेंट का. ये आपके मोटे मोटे टिपिकली किसी भी आदमी के जीवन के खर्चे हो सकते हैं, या बच्चों की शादी भी हो सकती है. तो आपको उस हिसाब से पैसे आज बचाने हैं, ठीक है? अब वो आप पैसे कैसे बचाएंगे, उसके तरीके होते हैं कई सारे. एक होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, राइट? गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ये होता है. तरीका क्या मतलब? तरीका तो बेसिकली हो गया कि एसेट एलोकेशन किस तरीके से होती वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के तरीके से ही है. सो अगर मैं एक्सेल पे आऊँ तो से फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आपका जो ड्रीम हाउस है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास है, ठीक है? यहाँ पे 1 करोड़ रुपए हो गया ये, हाँ ठीक है. तो 1 करोड़ रुपए का अगर आज की डेट में आपका घर है तो मान लेते हैं कि आज आपकी उम्र अगर 30 साल की है और आपको 25 साल की है,
ठीक है, आप 2040 तक उसके लिए बचाते हो, आपको उससे 15 साल बाद अगर घर लेना है, आप डाउन पेमेंट के लिए अगर बचा रहे हो तो आपको कैसे पैसा बचाना होगा मैं बताता हूँ। बट डाउन पेमेंट आपको टिपिकली 30% तक की देनी होती है बिफोर टेकिंग अ लोन, और 10% के आपके कम से कम खर्चे आते ही हैं। मैं रेनोवेशन और वो फर्नीचर खरीदने के नहीं मान रहा, मैं स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा मान रहा हूँ, ब्रोकरेज का खर्चा मान रहा हूँ, वो 10% के आसपास आ जाता है, और थोड़ा पेंट वेंट कराने का सब मिला के 10% का खर्चा आ जाता है। सो मैं मानता हूँ मेरे को 40% इसका बचाना पड़ेगा टू बाय माई ड्रीम हाउस, राइट। 40 लाख, ठीक है। तो 1 करोड़ का घर, ये 2040 में 1 करोड़ का घर है, राइट? नहीं, आज की आज डेट 1 में, करोड़ हाँ, का तो है, उसकी इन्फ्लेशन की भी बात करेंगे, राइट। सो मैं मानता हूँ हाउसिंग में इन्फ्लेशन 6%, सो 40 लाख यहाँ पे आ गया आपका, 40% जो हमने बात करी, और 6% इन्फ्लेशन होता है हाउसिंग में, ठीक है। 2040 में मेरे को लेना है, और मैं मानता हूँ कि मैं इक्विटी डेट में जो मिक्स करके लगाऊंगा, गोल्ड में मिक्स करके लगाऊंगा, उससे मेरी 11% की ROI मिल जाएगी मेरे को पोस्ट टैक्स अगर मिल जाती है। मैं इसको 10 भी मान सकता हूँ, चलो इसको 10 मान लेते हैं फॉर सेफर साइड, ठीक है। तो अब मुझे कितना बनाना है? मुझे बनाना है मुझे 1 करोड़ 1,61,000 बचाने, राइट। और 16 साल के बाद 1 करोड़ 1 लाख सो ये बेसिकली अगर आप देखो तो जो 40 लाख है आज का, उसको इन्फ्लेशन मतलब 1 into 1.06 किया मैंने, ठीक है, 1 + 6% रेज टू द पावर 2040 माइनस 2024। सो अगर मैं अज्यूम करता हूँ 2040 के एंड में मुझे लेना है, तो मेरे पास 16 साल हो गए, राइट। सो समझ गया, वो होते हैं 192 मंथ्स, राइट। तो 2040, और अगर आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, राइट, 2024 को 40 को जो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। सो 16 साल हो गए इंटू 12 मंथ्स, राइट। अब मेरे को हर महीने कितना पैसा बचाना है उसके लिए, मेरे को इतने 21,600 रुपये बचाने हैं। सो 21,600 इफ यू इन्वेस्ट एवरी मंथ एंड इफ यू गेट अ 10% पर एनम रिटर्न, सो यू विल बेसिकली make a corpus of 1.02 crores by 2040. This is the interpretation. By end of 2040, correct. yes. And then इससे डाउन पेमेंट जो होगा वो तुम लोग क्लियर कर निकाल लो। सो मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप जब 40 साल के हो गए, आज आपकी उम्र 25 साल की है, 40 साल के हो गए तो 20 साल आप और काम करोगे तो आपके पास 20 साल लोन चुकाने को भी होंगे, राइट। अगर आप 50 साल की उम्र में लेते हो तो आपके पास सिर्फ 10 साल होंगे, तो उस हिसाब से फिर आप डाउन पेमेंट इंक्रीज कीजिएगा। और अगर आपको अगर रेनोवेशन भी आपको लगता है करानी होगी, तो आज की डेट में देख लीजिए कि उसका कितना खर्चा लगता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 40% लिया, आप उसको 50% ले सकते हैं, ठीक है, या 60% ले सकते हैं, कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू। और ये भी आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए की। मतलब अगर आपकी आज का जो ड्रीम हाउस है उसकी कीमत 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ के हिसाब से देख लीजिए। अब आप कहेंगे ठीक है, अगर मैं इसी अमाउंट को से फॉर एग्जांपल 40 लाख की जगह, सो फॉर एग्जांपल अगर ये घर हो जाता है 4 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो मेरी ये 160 के आसपास की अमाउंट आ जाएगी। उसको कर लेना 40, इसको चेंज मत कर। वो मैंने एक्चुअली फॉर्मूला लिंक नहीं किया, हाँ, मैंने वो बाद में जोड़ा था। तो अब मेरे को 86,400 रुपीज़ बचाने पड़ेंगे, विच इज़ ह्यूज, राइट। यहाँ पे भी मैं अगर इसको 4 करोड़ कर दूँ, सो ठीक है, विच इज़ ह्यूज। अब मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? सो देखो, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है आप स्टेप अप SIP कर लो। सो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, इसमें भी मतलब हम आपको बना के दे सकते हैं जो आप डाउनलोड करोगे बाद में। तो स्टेप अप SIP आप कर सकते हो, जिसमें आपसे जितनी भी आपकी इनकम बढ़ रही है 5%, 10%, 15% हर साल, उसके बेसिस पे आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट, आपको वो कम हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं अभी जाके भी देखूँ, आपको इंटरनेट पर दिखा भी देता हूँ स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। सो अगर मैं आज की डेट में 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 10% है, 12% मेरी एक्सपेक्टेशन में इसको 10% कर देता हूँ, ठीक है। और टाइम पीरियड में 15-16 साल किया था ना हमने, हाँ। सो मैं 25,000 रुपये भी अगर डालता हूँ ना हर महीने 16 साल के लिए, और मेरे को 10% से उसको बढ़ाता हूँ, मतलब पहले साल 25,000, नेक्स्ट ईयर 27,500, फिर उसके नेक्स्ट ईयर प्लस 2,750 करूँगा, सिर्फ 2,500 नहीं करूँगा, हाँ, क्योंकि मेरी इनकम भी 10% से ईयरली कंपाउंड होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो आप 2 करोड़ 18 लाख रुपीस बना लेंगे, ठीक है। तो आप इसको बाय 2040, यस, मतलब बाय 2040, यस। सो सिर्फ 25,000 से स्टार्ट करके, लेकिन हमें कितने बनाने थे? 1.6। सो आप ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। तो
मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस कि अगर आप सिर्फ 10% ही बढ़ाओ हर साल तो भी मतलब हो सकता है. सो लोगों को लगेगा कि 87,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, बट इवन इफ यू डू एनुअल स्टेप अप इट इज लाइक डूएबल इन द 16 years time frame. Yes, correct, that's correct. Wow, lovely. And this calculator which you have created, this is applicable for all the type of goals, right? मतलब ये तो हाउस का एग्जांपल तो मैं इसमें अगर एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट डाल सकता हूँ, सब डाल सकता हूँ. यस सब मतलब दिस कैलकुलेटर कैन बी यूज्ड फॉर. हाँ, और एक और बढ़िया बात है, अभी हमने इसमें अज्यूम किया कि आपके पास कुछ पैसा अभी नहीं है. सो अगर मैं मान लेता हूँ आपके पास आज की डेट में 5 लाख रुपए हैं, ये 50,000 5 लाख हो गए, तो आपको थोड़े और कम पैसे लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो भी आगे बढ़ जाएंगे. ओके, राइट. तो वैसे भी आपका पैसा बच जाएगा. गॉट इट, फेयर. Very interesting. Cool. Just one topic which I wanted to touch upon, and this is very interesting also. So, in your report only, I saw one very interesting chart which mentions that कि Nifty 50 का एक इंडेक्स हो गया, Nifty 500 एक हो गया, और एक ऑल स्टॉक इंडेक्स हो गया. ऑल स्टॉक इंडेक्स में जो रिटर्न्स थे दैट वर मोर देन Nifty 50 एंड Nifty 500. तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स कि ऑल स्टॉक इंडेक्स होता क्या है एंड हाउ द रिटर्न्स ऑफ दैट इंडेक्स वर मोर देन Nifty 50 और मे बी Nifty 500. सो इंडिया में ना आप देखोगे जितनी भी लिक्विडिटी होती है या जितना भी म्यूचुअल फंड के लोग पैसा लगाते हैं वो 50-60% टॉप 50-100 स्टॉक्स में ही लगाते हैं, विच इज़ इन माई व्यू मतलब नॉट गिविंग अ ट्रू पिक्चर ऑफ द एंटायर इंडिया. तो हमें लगा कि जो नीचे वाले काउंटर्स है ना उसमें इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होती नहीं होगी बियॉन्ड Nifty 500 750. तो हमने कहा चलो ज़रा एक बार रिसर्च करके देखते हैं इंडिया में मतलब नीचे जो लोग पैसा कमाते हैं उनकी कितनी मतलब वो कमाई होती है, ज़रा एक बार वो देखते हैं. तो हमने देखा कि Nifty 50 जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, Nifty 50 ये है, Nifty 500 ये है, ये ऑल स्टॉक इंडेक्स है. ऑल स्टॉक इंडेक्स सबसे ऊपर वाला. हाँ. तो जिस तरीके से Nifty 50 कैलकुलेट होता है, जिस तरीके से Nifty 500 कैलकुलेट होता है, वैसे हमने 4,334 स्टॉक्स पे लगा के देखा फॉर these many years until 2000. सो अगर सब सेम से स्टार्ट हुए तो ये आज जाके उनकी वैल्यूज़ होती. सो आज की डेट में अगर निफ्टी कुछ 1,400 रुपये है तो ये कुछ 2,500 रुपये के आसपास होता है, 2,400 रुपये के आसपास होता है. सो इट वुड हैव if we had an all stock index it would have significantly outperformed the Nifty 50 or the Nifty 500, but why we don't have it is because we don't have liquidity in the counters below Nifty 500. सो अगर वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है आगे जाके कभी होती है तो उससे हमें एक बहुत अच्छा इंडेक्स देखने को मिल सकता है इंडिया में. सो यूएस में रसल 3000 इंडेक्स है, तो वैसे ही इंडिया में अगर कोई ऑल स्टॉक इंडेक्स हो आगे जाके तो मज़ा आएगा, मतलब वी कैन इन्वेस्ट इन दैट एज वेल. सो वही है कि बुरी कंपनीज बाहर जाएंगी, अच्छी कंपनीज अंदर आएंगी, एंड दैट्स हाउ द एंटायर मैथमेटिक्स ऑफ दिस इंडेक्स विल वर्क ऑन फ्री फ्लोट बेसिस. तो इसमें क्या रसल 3000 क्या एग्जैक्टली? रसल 3000 इज एन इंडेक्स ऑफ 3000 स्टॉक्स इन द यूएस. और हमारे यहाँ 50 स्टॉक्स है. Nifty 50 इंडेक्स बोलते हैं, Nifty 100 बोले तो 100 है, Nifty 500 है तो 500 है. ऑल स्टॉक इंडेक्स टोटल मार्केट इंडेक्स है तो 750 स्टॉक्स है. एंड इसमें ये जो ऑल स्टॉक इंडेक्स है तो यू आर सेइंग ये इंडेक्स में यू हैव इनकॉर्पोरेटेड 4,300 स्टॉक्स का पूरा 4,334. अच्छा, ओके. एंड अभी आई थिंक कुछ कितने 7,000 कुछ लिस्टेड स्टॉक्स है राइट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट. हाँ, क्लोज टू 6,000 7,000 समवेयर अराउंड दैट. गॉट इट, फेयर. सो यू आर सेइंग कि अगर किसी ने 2000 में अगर ऐसा कुछ ऑल स्टॉक इंडेक्स होता लाइक 4,300 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता लाइक इन प्रपोर्शन ऑफ देयर मार्केट कैप, तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन Nifty 50 और Nifty 500. फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैप. यस. वाओ, दैट्स लवली. कूल. आई थिंक होना चाहिए ऐसा कोई ऑल स्टॉक इंडेक्स देन. और कोई ऐसा म्यूचुअल फंड भी नहीं है जो ऐसे ऑल स्टॉक्स पॉसिबल नहीं है आज की डेट में क्रिएट करना. सो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. आज की डेट में कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही अगर किसी से 1,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी में 50 लाख भी एक साथ डाल देता है ना, उसका सर्किट हिट हो जाता है. तो म्यूचुअल फंड तो लाखों में शेयर्स खरीदता है ना, शेयर्स लाखों 50 लाख शेयर खरीदता है म्यूचुअल फंड. करेक्ट. जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए हो सकती है. तो वो उतना बेचने को खरीदने को माल नहीं होगा, तो वो डेली सर्किट मारता जाएगा. सो प्रैक्टिकल नहीं है अभी इंडिया में, वो पॉसिबल ही नहीं है. सो वी नीड ब्रॉडर बेस्ड इंडाइसेस. अभी 750 है तो कोई 1000 का आएगा, 1000 होगा तो 1500 का आएगा. इवेंचुअली वी विल इवॉल्व एंड हैव अ रसल 3000 लाइक इंडेक्स आल्सो. गॉट इट, वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत इंसाइटफुल था, बहुत मज़ा आया. वन लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई ये जेनजी वीडियो देख रहा है तो व्हाट आर द टॉप 3 टिप्स यू वांट टू गिव टू दैट पर्सन सो दैट दे कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? सो अगेन जैसे मैंने पुराने उसमें भी आपको बताया कि पुराने पॉडकास्ट में भी बताया, सबसे पहले तो यार अपस्किलिंग पे ही फोकस करो. फाइनेंशियल्स पे आते हैं, बट
सबसे ज़्यादा पैसा आपकी एक्टिव इनकम से ही बनता है, एंड इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन. रिटर्न्स आपके 2-4-5% ऊपर नीचे भी हों, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आप एक्टिव इनकम पे इग्नोर करके सफ़र करोगे, राइट? तो आप अपस्किल करो अपने आप को और ट्राई एंड डू वेरी वेल इन योर जॉब, टेक हायर हाइक्स इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, मे बी कंसिडर स्विचिंग एज वेल एंड डूइंग योर ओन बिजनेस. तो उससे जो ROI बनती है, दैट इज़ सेकेंड टू नन. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज़ दैट हैव हेल्दी क्रेडिट बिहेवियर. हमने देखा एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जेनजीज, और एज़ कम्पेयर टू देयर इनकम्स, एंड बैड लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं. इररिस्पॉन्सिबल क्रेडिट बिहेवियर अवॉइड करना चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल, एंड एक फेयर एसेट एलोकेशन मिक्स रखना भी ज़रूरी है, जो आज की डेट में जेनजीज में मिसिंग है एज़ पर दिस रिपोर्ट. सो उसके बाद ऑफ कोर्स एमरजेंसीज़ के लिए प्लान करना सबसे पहले आता है, तो वो भी आप साथ साथ में कीजिए. आई थिंक अपस्किलिंग से पहले एमरजेंसीज़ के लिए प्लान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले एमरजेंसीज, अपस्किल, एंड देन एसेट एलोकेशन, बैड लाइबिलिटी बिहेवियर नीड्स टू बी फिक्स. सो डोंट purchase something to show off, right, on Instagram stories. Don't go to concerts just because show it off on Instagram stories. And if you can truly afford it, go. But and if it's once in a while kind of opportunity and you really are a fan of that artist, then go. Otherwise दुनिया को दिखाने के लिए मत करो. मैं ऐसे कितने सारे मेरे से 4-5 साल छोटे बच्चों को जानता हूँ जिनकी सैलरी आई थिंक 40,000 रुपये भी नहीं होगी, और पहली सैलरी आने से पहले EMI पे आईफोन लिया है, और वो भी मतलब मेरे पास 13 है और एकदम बेसिक वर्जन 128 GB. दैट्स व्हाट आई टुक आफ्टर 4-5 years ऑफ क्वालिफाइंग. और उनकी पहली सैलरी भी नहीं आती, जो CS भी नहीं है, उनकी पहली सैलरी भी नहीं आती, और उन्होंने 1 लाख 1.25 लाख रुपए का आईफोन लिया होता है, सबसे बढ़िया प्रो मैक्स अल्ट्रा जो भी आता है, और 256 512 GB जितने का भी आता है मैक्सिमम. मतलब वो मैक्स आउट कर देते हैं एकदम. जो भी लिमिट होती है आईफोन स्पेंडिंग की, वो भी EMI पे ली होती है, विच इज़ नॉट राइट. तो लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो डेट की अगर बात करें तो क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो लाइक वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स, एंड आई रेड इन योर रिपोर्ट दैट जेनजीज हैड द मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन बाय एक्सपोजर एट 59%. Sure. तो इसका क्या मतलब होता है, एंड हाउ आर जेनजीज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स? सो एक्सपोजर का मतलब ये है कि 100 लोगों ने अगर 100 लोगों की बात हो रही है, तो 100 लोगों में से कितने लोगों के पास एक भी क्रेडिट कार्ड है, राइट? एटलीस्ट वन क्रेडिट कार्ड है. सो फॉर जेनजीज दैट नंबर इज 59%, एज यू कैन सी हियर. और उसके बाद 56% मिलेनियल्स के पास है, 45% जेन एक्स के पास है. सो दैट्स वेयर द जेनजी हैज़ द मैक्सिमम एक्सपोजर टू क्रेडिट कार्ड्स. अगर आप नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड काउंट से भी देख सकते हो इस डेटा को, तो कम से कम एक 23% के पास है, 2 16% के पास है, 3 9% के पास है, और मोर देन 3 11% के पास है. और एवरेज क्रेडिट कार्ड्स हेल्ड बाय जेन जी इज 2. तो इसमें जेनेक्स के पास मतलब विद दिस डेटा यू आर सेइंग कि सिर्फ 200 लोग हैं जो जेनेक्स में जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स थे, एंड 551 जेनजी जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स है. सो क्लियरली लाइक जेनजीज आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स इन अ लाइक जेनजीज ज़्यादा यूज कर रहे हैं, राइट? बट सो क्या ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक व्हाई आर जेनजीज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स? सो ऐसे नहीं देख सकते, मतलब 200 551 नहीं देखना. एक्चुअली हमारा जो डेटा है उसमें 450 के आसपास मिलेनियल्स और जेनेक्स हैं, और 980 के आसपास हमारे जेनजीज हैं. सो परसेंटेज में देखें तो 45% जेनेक्स के पास है, और 59%. सो 45-59 इज द राइट बैरोमीटर to compare. But why is that happening? It's for obvious reasons, like they are more tech savvy. They want to make more rewards out of these credit card points. And bad liabilities की भी habit मैं कहूँगा ज़्यादा Gen Z में. हमने अभी वो रेशियो देखा भी था पीछे, तो bad liabilities ये लोग ज़्यादा भी लेते हैं. तो और ठीक है, मतलब they are more financially, मतलब I won't say necessarily financially literate, but they are consuming more digital content, which makes them aware of the discounts that a credit card can help them avail. Got it. And according to you, like on an average एक Gen Z के पास कितने credit cards होने चाहिए? मतलब ऐसा कोई honestly नंबर है नहीं, it depends completely. मेरे पास तो एक ही है. अच्छा. हाँ, मतलब you can have 2-3 depending on what your needs are. and आपको जैसे आप ट्रैवल बहुत करते हो तो कोई एक ट्रैवल कार्ड अच्छा हो सकता है, कोई एंटरटेनमेंट पे आप एक्सपेंस करते हो तो उसके लिए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स और वो किस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड पे उसका बेनिफिट मिलता है. सो दैट्स हाउ यू कैन
evaluate. So there's no fair number I would say, but क्रेडिट कार्ड ज़रूरी भी बहुत होता है. So मैं बताता हूँ, मेरे पास कोई भी लोन नहीं था, ठीक है. तो अब मैं लोन नहीं था तो क्रेडिट हिस्ट्री कहाँ से बनाऊँ, आगे जाके कभी तो लेना पड़ता, लिया भी, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है. मेरे को आज भी कभी कभी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता क्योंकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत नहीं है. सो मेरे को बढ़िया क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता. सो स्टार्ट अर्ली, बट येस, पे और ड्यूज ऑन टाइम. मिनिमम बैलेंस नहीं पे करना चाहिए, पूरा करना चाहिए. वी कैन टॉक अबाउट दैट इज़ वेल लेटर ऑन. बट क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, बट उसको लिमिट में भी आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती ओवर स्पेंड कर रहे हैं. मैं इनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था, तेजस गोंगाड़ी, द गाय हु कनेक्टेड मी विद, एंड ही हैज़ 9 क्रेडिट कार्ड्स. तो वो बता रहे थे कि हर एक क्रेडिट कार्ड का क्या यूज़ है. एंड ही हैज़ अ फ्रेंड हु हैज़ 25 क्रेडिट कार्ड्स. मतलब मैं तो शॉक हो गया कि 25, मतलब देयर इज़ वन पर्सन इन हिज नेटवर्क कि जिनके पास 25 क्रेडिट कार्ड्स है. ऑल्सो लाइक दैट्स अ लॉट. बट वो बता रहे थे कि कैसे वो अलग अलग 9 क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं टू गेट रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन लेट्स से ट्रैवल, ऑन लेट्स से स्टे. एंड बहुत मतलब एकदम इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था जहाँ पर वो बता रहे थे कि उनका पूरा एक बाली का ट्रिप जो है पूरा कैसे फ्री हो गया था बाई जस्ट स्पेंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स. बट एट द सेम टाइम लाइक उन्होंने ये भी बताया कि एज यू मेंशन कि इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई एंड ड्यूज वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं ऑन टाइम, अदरवाइज लाइक यू विल बी स्क्रूड. इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. हाँ वैसे ही है. एंड इनफैक्ट लाइक आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड वो एक आईफोन खरीदने गया था जो 79,000 रुपीज़ का था. एंड उसको उसके पुराने आईफोन 13 पे प्रोडक्ट एक्सचेंज बेनिफिट मिल रहा था विच वॉज ऑफ 25,500. एंड उसने बेसिकली क्या सोचा कि कैश में पे कर देगा वो, बट देन ही थॉट दैट कि लेट मी यूज HDFC बैंक्स क्रेडिट कार्ड. एंड उसने जब वो यूज़ किया सो उसको फिर 25,500 का एक प्रोडक्ट एक्सचेंज बेनिफिट मिला, फिर 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिला, एंड देन ही ऑल्सो का 12,475 एज एन additional cashback by using that card. So basically final price of that product was 37,000 rupees. So I think this is like a perfect example कि उसने कैसे credit card use करके like he just brought down the price from 79,000 to 37,000. तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास right information है and अगर आपको पता है कि कौन सा product कैसे use करना है, so you can like significantly save and आप भी जो purchases करोगे वो उसका cashback या benefit मिल सकता है. That's true. और 53,500 अगर मैं नेट ऑफ एक्सचेंज देखूँ और उस पर 17,000 के आसपास के आपको पॉइंट्स और डिस्काउंट मिल गया तो 33% रिडक्शन है, which is quite impressive. करेक्ट. एंड मैं भी जब मतलब मैं खुद का मेरा क्रेडिट कार्ड है HDFC रिगालिया, एंड मैं जब वो खुद भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ तो आई गेट अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन माई ट्रैवल एट्सेट्रा. सो उसके थ्रू लाइक मैं तो पहले नहीं करता था बाय द वे, मैं पहले मतलब पूरा कैश में वगैरह ट्रांजैक्ट करता था, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड पेइंग लाइक ऑल माई जो भी यूटिलिटीज़ है एंड ऑल माई बिल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स. तो उसके थ्रू लाइक एटलीस्ट एक बेनिफिट ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. बट उसमें मेरा कभी कभी होता है कि 1 month आई डिड नॉट पे माई ड्यूज़ ऑन टाइम, तो 15 दिन था, तो 15 दिन में इंटरेस्ट जो मुझे लगा था वो लगा था फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. सो दिस इज ऑल्सो डिस्क्लेमर कि क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट लगता है दैट इज़ नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट. मतलब बेसिकली ड्यू डेट से आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो ट्रांजैक्शन जब किया था तब से इंटरेस्ट लगेगा, एंड विच इज़ एक्सॉर्बिटेंट. That is not only exorbitant at 42, at least at 42-36% per annum, and it also ruptures your credit score. जो मैं वही पॉइंट बोला कि मेरा प्राइमरी पॉइंट है कि मैं क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरा क्रेडिट स्कोर बने, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बने. वो ही एकदम डिफीट हो जाएगा क्योंकि मेरे को आगे जाके चीपर लोन्स चाहिए, अगर कभी जाके से बिजनेस लोन चाहिए, ऑटो लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, राइट, वो मेरे को सस्ते पे मिल पाए, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री हो, वही रप्चर हो जाएगा ना मेरा स्कोर. तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है. सो देयर आर एप्स जो आपको रिमाइंडर देती रहती हैं, तो आपको वो भी यूज़ करनी चाहिए. राइट. और जस्ट लाइक यू टॉक्ड अबाउट क्रेडिट स्कोर, आई वॉज रीडिंग इन योर रिपोर्ट ओनली कि 92% ऑफ द जेनजीज हैड अ क्रेडिट स्कोर ऑफ 700 और मोर. तो इज दिस अ गुड थिंग और बैड थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं आजकल के जेनजीज? श्योर. सो लाइक ये 92% आपका ऐसे बन गया, 83% का 750 से ऊपर है और 9% का 701 से 749 के बीच में. सो दैट्स 92% विच इज़ गुड. सो 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर, 800 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर इज़ वेरी गुड, राइट. एंड अगेन ये आपको डेटा दिख रहा है उसका जो इंडिया वन है, जो टेक सैवी है, जिसको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक हद तक पता है. तो 92% इसलिए हमें दिख रहा है. अगर हमें थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये डेफिनेटली कम जाएगा. सो बाकी मतलब ऑफ कोर्स ये अच्छी चीज़ है. और कैसे इंप्रूव करना चाहिए कि टाइमली आपको बिल्स पे करने चाहिए, आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं पे करना चाहिए. अगर आप मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम एट्सेट्रा बहुत ज़्यादा अगर आप लोन्स ले रहे हो बड़ी अमाउंट्स के, तो यू शुड आइडियली कीप अ हेल्दी मिक्स बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स.
ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लिमिट ही नहीं यूज़ करनी चाहिए, वाइल 30% कहते हैं, थोड़ा सा आप ऊपर भी कर सकते हो, बट सेफ रेशियो इज़ अंडर 30%। और बाकी मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं है, टाइमली पे करते जाओ, ज़्यादा अपनी इनकम के हिसाब से लोन मत लो। पुराने क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड सोच समझ के लो, और ज़बरदस्ती मतलब उनको बंद मत करते रहना। तो ये भी मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि आप पुराने क्रेडिट कार्ड्स, अपने पुराने अकाउंट्स क्लोज कर देते हो तो उससे भी आपको क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और अगेन टाइमली रीपेमेंट आई थिंक सॉल्व्स फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड नॉट टेकिंग इन एक्सेस ऑफ व्हाट यू हैव बीन सैंक्शनड। एंड इससे अगर क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो देन इट ऑल्सो बेनिफिट्स यू इन टर्म्स ऑफ लेट्स से टेकिंग लोन्स एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल। बिल्कुल। सो 1% इंटरेस्ट रेट ही अगर हम रिडक्शन कर दें, 1% तो खैर ज़्यादा हो गया, मैं अगर 0.5% रिडक्शन, 0.25% रिडक्शन भी बात करूँ, तो 1 करोड़ के लोन पे वो लाखों रुपए बचाता है। मतलब हमें 25,000 रुपये लग रहा है, पहली बात तो 25,000 रुपये पूरे 1 करोड़ पे जो भी प्रिंसिपल है वो कितने सालों तक चलता है, तो वो लाखों रुपए बचा जाता है। मतलब 2-3 लाख रुपए सिर्फ 0.25% रिडक्शन भी बचा जाता है। सो इफ़ यू हैव क्रेडिट हिस्ट्री, इफ़ यू टेल द बैंक्स दैट येस आई एम अ गुड borrower, then definitely they give you at a much cheaper rate than someone who has no credit history. Got it, fair. So let's start with ki how is the asset allocation different for Gen Zs, Gen X and millennials? Sure. So 60% Gen Zs जो है उनका एवरेज एलोकेशन इज टुवर्ड्स रियल एस्टेट, राइट? 60% ऑफ Gen हाँ, Zs. सो आप कितना भी बाय वर्सेस रेंट कर लो, जेन जी कहता है घर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो अगर 100 रुपये जेन जी लगा रहा है तो 60 रुपये वो रियल एस्टेट में लगा रहा है। 100 रुपये अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है कहीं, तो 60 ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट में कर रहा है। बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं फटाफट बाकी एसेट क्लासेस पे भी जाता हूँ। बट लेकिन ठीक है, पहले एक बार ये बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम आइडियल एलोकेशन it should be 57% towards real estate as per the proprietary models of One Finance, which is a SEBI RIA। तो ये सब जनरेशन्स रियल एस्टेट में ओवर एलोकेटेड है। आप ये देख सकते हो सभी जनरेशन्स, तो ये ऊपर वाली लिमिट है, इसके ऊपर 60% है, राइट? अब इक्विटी की बात कर लेते हैं। इक्विटी में सिर्फ 17% एलोकेशन है। मतलब हमें उल्टा लगता होगा कि ठीक है रियल एस्टेट में 10-15% एवरेज एलोकेशन रहा होगा, लेकिन जो एवरेज एलोकेशन है वो सिर्फ 17% है जेनजीज का इक्विटी में। एक मिनट, जेनजीज देन यू आर सेइंग रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? यस, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। कैसे? सो जैसे अगर मान लो मेरी नेटवर्थ 10 लाख रुपए है, नेटवर्थ बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने 1 करोड़ का घर लेना है, तो मैंने उसका मेजर पार्ट जो है वो लोन में ले लिया, राइट? अब मेरे पास बचा क्या? सारा कुछ घर में ही डाल दिया ना। और 1 करोड़ का घर, 80 लाख 90 लाख का लोन, राइट? तो सारा कुछ मैंने घर में ही डाल दिया। तो मेरी नेटवर्थ भले ही 10 लाख रुपए है, लेकिन मेरा एसेट जो एक्सपोजर है दैट्स 100% टुवर्ड्स रियल एस्टेट। और इसके लिए आपको कुछ पैसा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी इनकम हो उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाता है, विच कुड बी 10 टाइम्स 20 टाइम्स योर नेटवर्थ, राइट? डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट यू आर वर्किंग इन। तो उसके बेसिस पे बैंक या NBFC आपको लोन दे देती है। तो इस चक्कर में ये अभी बहुत ज़्यादा आपको एलोकेशन दिखेगी भी, क्योंकि जेनजी ने अभी कमाना ही तो चालू किया है। हम जो ऊपर नेटवर्थ की भी बात कर रहे थे, जेनजीज की एवरेज नेटवर्थ 30 लाख रुपीज़ है, जबकि लगभग 4.5 करोड़ के आसपास की जेन एक्स की एवरेज नेटवर्थ है इस कोहॉर्ट में से। सो इसीलिए हमें ये ज़्यादा भी दिख रही है अभी। सो मे बी 20 ईयर्स डाउन द लाइन ये शायद 30% या 35% पे ड्रॉप भी हो जाए, बट एज ऑफ डेट येस, द एवरेज एलोकेशन ऑफ जेनजीज टुवर्ड्स रियल एस्टेट इज 60%, बट टुवर्ड्स इक्विटी इज जस्ट 17%। एंड ये 79% क्या है जो ऊपर वाला? मतलब 79% ऑफ जेनजीज आर इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। नंबर हाँ, मतलब बट वैल्यू वाइज इट्स जस्ट 17%। यस, ओके। मतलब 21% ऐसे भी जेनजीज होंगे जिन्होंने इक्विटी में एक भी रुपया नहीं लगाया। ओके, ये मतलब हो गया इक्विटी। हाँ, राइट। मतलब भले एकदम स्मॉल अमाउंट डाला है तो वो इसमें आ गए 79% में। ठीक है, फेयर, राइट। ठीक है, अब हम ये भी बात कर लेते हैं ज़रा कि इसमें कैसा है। तो मिनिमम एवरेज एलोकेशन जो होनी चाहिए इक्विटी में जेनजी की वो 28% होनी चाहिए, लेकिन 17% है। सिमिलरली फॉर मिलेनियल्स एंड जेन एक्स ऑल्सो। जेन एक्स का चलो ठीक है मिनिमम से हल्का सा ऊपर है, बट बाकी ये दोनों जनरेशन अंडर एलोकेटेड है इक्विटी को। डेट की बात करें तो 19% है, बट एक डेट में आपको सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ। 66% ऑफ जेनजीज आर ओवर एलोकेटेड टू डेट।
इसका क्या मतलब है? डेट का पहले मतलब बता देता हूँ. सो आपके जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा होता है, एफडी में पैसा होता है, जो आपके डेट म्यूचुअल फंड में पैसा होता है, उसको मैं डेट बोल रहा हूँ यहाँ पे. सो ये डेट मतलब आपने कर्जा लिया नहीं हुआ है, ये आपने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जो पैसा लगाया है उसको डेट बोलते हैं. ठीक है, तो मतलब 66% जो जेंजीज हैं, मतलब लगभग 1000 जेंजीज की बात करते हैं, तो 660 जेंजीज जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा डेट में लगा रहे हैं. इसका रीज़न मैं बता सकता हूँ. आइडियली तो लगाना ही नहीं चाहिए ना डेट में ज़्यादा, बिकॉज आपकी एज कम है, एज इज़ ऑन योर साइड. सो फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स यू शुड बी लेसर इन्वेस्टेड इन डेट, राइट? बट वाई इज़ दैट सो? मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ. जैसे मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताया था कि एक बार मेरे पैसे वैसे कहीं डूब गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो 1 साल मेरे बैंक अकाउंट में पड़े रहे. मैं डरता रहा कि मार्केट थोड़ी ऊपर है, अब थोड़ा टाइम बाद लगाता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वो बैंक अकाउंट में ही रह जाता है. तो जब मैंने भी इनसे कंसल्टेशन ली थी तो 66% में से एक मैं भी हूँ, क्योंकि पैसा ज़्यादा, क्योंकि हमें डर लगता है, हमें ज़्यादा समझ नहीं होती और हमने नया नया कमाना चालू किया होता है. इनफैक्ट जब मैं जॉब भी करता था ना, तो मैंने कोई एग्रेसिवली SIPs नहीं करी थी शुरू में. मैंने इवेंचुअली करनी चालू की थी, बट पहले 1-2 साल मेरा सारा बैंक अकाउंट में पैसा रहता था. मैं डरता था मार्केट में लगाने से. उस टाइम कोविड की टर्बुलेंस भी थी, एट्सेट्रा, ऑल ऑफ दोस थिंग्स था. तो जेंजी जो है वो नया होता है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, तो उसको डर लग रहा होता है. मे बी ये रीज़न हो सकता है, हम डेटा के बाद ही निकाल सकते हैं. ये जितनी भी एनालिसिस है, इसको स्टेटस को बायस बोलते हैं कि जैसा है वैसा ठीक है. मुझे अब डर लग रहा है मैं रियल एस्टेट में लगाऊं या फिर मैं इक्विटी में लगाऊं या मैं ऑल्टरनेट्स में लगाऊं, गोल्ड में लगाऊं. जेंजी को ये डर लग रहा होता है. गोल्ड की बात करें तो सिर्फ 3% और 2% है. जेंजी सिर्फ 2% है, जो 34% जेंजीज पैसा लगाते हैं गोल्ड में, लेकिन उनकी एवरेज एलोकेशन सिर्फ 2% है. सो इसमें टेल मी वन थिंग. सो अकॉर्डिंग टू यू नाउ, जेंजीज का आइडियल एलोकेशन कितना होना चाहिए इन रियल एस्टेट, इक्विटी, डेट, ऑल्टरनेटिव? सो आइडियल एलोकेशन भी यहाँ पे डिफाइंड है. लाइक जैसे मैंने रियल एस्टेट का बोला था 32 से 57% के बीच में हो. यू कांट से कि 35% ही होना चाहिए. रेंज होती है, राइट? तो रेंज 32 से 57% है एज पर वन फाइनेंसेस प्रोप्राइटरी मॉडल्स. लेकिन जेंजी फिर भी 60% लगा रहा है. ठीक है, अब इक्विटी की बात करें. अगेन इक्विटी में 28 से 69% होना चाहिए जेंजीज का. इसमें एक ये भी चीज़ है कि मेरे लाइफ गोल्स के हिसाब से इक्विटी का अलग एलोकेशन हो सकता है, आपके लाइफ गोल्स के हिसाब से अलग एलोकेशन हो सकता है. दिस इज़ द एवरेज. ठीक है, तो मतलब जैसे मान लो अगर मेरे को 1 साल बाद बाहर जाना है, फॉर एग्जांपल, मेरे को सारा ही पैसा फिर तो अपना किसी FD में रखना चाहिए ना, जो 1 साल बाद मैच्योर होगी. लेकिन अगर मेरे को बाहर जाना ही नहीं है, मेरे को रिटायर ही इंडिया में होना है, तो मेरे को 60 साल की उम्र तक सेव करना है, या 15 साल बाद मेरे को घर लेना है, मेरे को उसके लिए सेव करना है, तो मेरा सारा पैसा बिल्कुल भी FD में नहीं होना चाहिए. मतलब a very limited portion of that should be in FDs. So that's where this average ideal allocation comes. So जो इस cohort में से average है, that is 28 to 69% for equity, but लगाते सिर्फ 17% है, 17% ही लगाया हुआ है. Similarly for debt, it is I think debt का यहाँ पे हमने वो चार्ट नहीं डाला है, या डाला है, just let me check. Yes, it is there. So it should be ideally 5% to 30%, and we are invested just 19% in that. So typically ये average ideal allocation है. Got it, fair. And इसमें like tell me one thing. So जो Gen Zs है आजकल के, what are like the top 3 mistakes which Gen Zs are making in their financial journeys today कि ये avoid करनी चाहिए so that they can also become financially sound? Sure, बताता हूँ. सबसे पहला तो ये सारे बैड फैक्टर्स नहीं है, ये हमने की फैक्टर्स निकाले हैं. गलत नहीं है सारा, बट 28% कैन नॉट लास्ट अ मंथ इफ दे लूज देयर जॉब. एमरजेंसी फंड नहीं बना के रखते जेंजीज. इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जॉब्स आर वॉलेटाइल. सरकारी नौकरियां तो है नहीं ज़्यादातर लोगों की. पहले का ज़माना चला गया, तो हमें एमरजेंसी फंड्स बनाने की इतनी हैबिट नहीं है. बट अगर नहीं रहती जॉब, तो 28% के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने 1 महीने का खर्चा भी मीट कर पाएंगे, विच इज़ वेरी बैड. आइडियली 6 मंथ्स का होना चाहिए. तो उसकी भी बात कर लेंगे. 6 मंथ्स वाले लोग कितने हैं? 33% हैव अ वेरी हाई बैड लाइबिलिटीज टू टोटल एसेट्स रेशियो. गुड लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? आप अगर अपने घर का लोन लेते हैं, इट्स एन एप्रिशिएटिंग एसेट, गुड लाइबिलिटी. एजुकेशन के लिए लेते हैं, अगेन गुड लाइबिलिटी. बिजनेस करने के लिए लेते हैं, गुड लाइबिलिटी, क्योंकि ये अप्रिशिएटिंग एसेट्स पे आप पैसा लगा रहे हैं. लेकिन अगर आप गाड़ी के लिए लेते हैं, दैट्स अ बैड लाइबिलिटी. लेकिन अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं ट्रैवल के लिए, वेरी बैड लाइबिलिटी. अगर आप
बाकी किसी भी तरीके के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन ले रहे हैं, दैट्स अ बैड लाइबिलिटी, राइट? सो 33% ऑफ जेनजीज हैव अ वेरी हाई, सो 2 से 3%, 4%, 5% तो समझ आता है, उससे ऊपर जाता है तो दैट्स बैड ऑफ योर टोटल एसेट्स रेशो. सो 33% हैव अ वेरी हाई वाले भी हैं, हाई वालों की भी नीचे जाके बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अगर वेरी हाई की बात करूँ तो दैट्स 33%, राइट? तो वेरी हाई का क्या डेफिनेशन बताया? सो नीचे एक बार जाके बात कर बैड लायबिलिटीज टू टोटल एसेट्स. हाँ, तो मैं आप एक बार नीचे जाके आपको बता देता हूँ. हाँ, सो मैं पहले बता भी देता हूँ एवरेज कितना है. सो 12% ऑफ देयर नेटवर्थ, ऑफ देयर टोटल एसेट, सॉरी नॉट इवन नेटवर्थ, इज देयर बैड लाइबिलिटी, तो विच इज़ वेरी बैड, राइट? अब ये रेशियो कैसे डिफाइन होता है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ. सो 0 से 3% जो होता है आपका, वो हो गया रीजनेबल रेंज, कि ठीक है 3% तक आप गाड़ी का लोन ले लो अपनी नेटवर्थ और टोटल एसेट्स का, चलता है. लेकिन अगर आप 3 से 6%, 7% ले रहे हो तो वो थोड़ा हाई हो गया, और 7-8% से ऊपर हो गया तो वो वेरी हाई हो गया. सो विच इज़ बैड, राइट? सो दैट्स हाउ वी आर डिफाइनिंग हाई, वेरी हाई एंड लो. Got it. Fair. Yeah. Coming back, so like we talked about equity allocation, 53% are under allocated to equity. So Gen Z's के पास सबसे ज़्यादा रूम होता है इम्प्रूवमेंट का, और हम आगे जाके बात भी कर सकते हैं कि अगर सही से इन लोगों को एडवाइस मिले तो ये इनकी जो नेटवर्थ है, जो अभी ट्रैजेक्टरी चल रही है, जिस तरीके से अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे 8 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है अगर ये ढंग से एलोकेशन कर सकते हैं, आज की नेटवर्थ से नहीं. सो फॉर एग्जांपल आज मैं जैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे मेरी नेटवर्थ से फॉर एग्जांपल बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ बनती है, तो अगर मैं अच्छी एडवाइस लेके करता हूँ तो वो 800 करोड़ हो सकती है ऑन एन एवरेज. सो ऑफकोर्स आई एम टेकिंग वेरी बिग नंबर्स, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर ये ढंग से एलोकेशन हो जाए तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है. और जेनजी यंग होता है काफ़ी, तो उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स फॉर कंपाउंडिंग होते हैं, लेकिन 53% आर अंडर एलोकेटेड टू इक्विटी, विच इज़ बैड. सो दैट्स व्हेन दे नीड टू फोकस ऑन. 54% स्पेंड ओवर 50% ऑफ देयर मंथली इनकम ऑन मोबाइल फोन्स. सो अगेन ये तो हमने बात करी कि इंडिया 1 का डेटा है, राइट? और जेनजीज टिपिकली ये वो लोग हैं जिनका जो मतलब सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन रिच है, तब भी ये हाल है, राइट? अगर मैं इंडिया 2, इंडिया 3 के चले जाऊँ, मतलब जो टियर 2 एंड बिलो सिटीज़ में रहते हैं, उनका तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई होगा ये रेशियो. सो दिस इज स्टिल एन अंडरस्टेटमेंट आई वुड से फॉर द एंटायर जेनजी कोहॉर्ट ऑफ इंडिया. मतलब आइडियली मेरे एक दोस्त ने ही बोला था कि मेरी एक हफ्ते की इनकम का मैं फ़ोन लेता हूँ, विच सीम्स टू बी अ फेयर रेशियो, कि यू डोंट डिजर्व एन आईफोन अंटिल यू मेक 2 lakhs अ मंथ, राइट? कम से कम अगर 50,000 का आता है तो आप 50,000 या लाख रुपए का ले लो मैक्सिमम, उसके ऊपर जाता है विच इज़ बैड. हाई हो गया 50% से 100%, और 100% से ऊपर वाले भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं. सो विच इज़ बैड, राइट? फिर अगेन ओवर एलोकेशन टू डेट है, उसका भी कोई मतलब नहीं है स्टेटस को बाइस का. अगर आपको खुद से समझ नहीं आ रहा तो आप एडवाइस ले लो, ठीक है? फिर उसके बाद 69% आर अंडर इंश्योर्ड व्हेन इट कम्स टू देयर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज. बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इट्स वेरी अंडर एस्टिमेटेड. 15%, 14% से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है. मेरे दादाजी का अपोलो में 1 महीने वो रुके थे, उनका कुछ इलाज चला था, 20 लाख रुपए का खर्चा आया था. सो आज की डेट में वो 40 लाख का हो गया. 40 लाख किसके पास पड़े आप मेरे को बता दो इंडिया में? किसी के पास नहीं पड़े. सो मजाक में नहीं लेना चाहिए ये हेल्थ कंसर्न को, और कभी भी आ सकता है. मतलब वो कुछ ऐसा प्लान नहीं था या पता नहीं था कि वो बीमार हैं, और जब बीमार हो जाते हो तब तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलती भी नहीं है. सो जब नहीं हो प्लान तभी ले लेना चाहिए. आज नहीं है तो आज ले लो, और कॉर्पोरेट से हट के लो. टिपिकली जो आपकी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, 77% आर अंडर इंश्योर्ड व्हेन इट कम्स टू देयर टर्म इंश्योरेंस कवरेज. सो टर्म इंश्योरेंस अगेन कभी भी मतलब लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन. मेरे अभी एक फ्रेंड के फादर की आउट ऑफ नोवेयर डेथ हो गई, राइट? सो थैंकफुली इज अर्निंग, व्हाट इफ ही वाजंट, राइट? पढ़ाई छोड़नी पड़ती. देखें ऐसे मैंने लोग जिनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिनको यंग एज पे काम करना पड़ा, MBA करना चाहते थे, नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीज़न दैट दे हैड नो अर्निंग मेंबर इन द फैमिली. सो टर्म इंश्योरेंस अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हमने वाइल बात करी कि रियल एस्टेट में लोग हैं नहीं इन्वेस्टेड, मतलब रियल एस्टेट में 60% एक्सपोजर है, बट वो कम लोगों ने ही इतना ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया है, उससे वो 60% तक इन्फ्लेट हो गया. बट स्टिल 85% ऑफ देम आर अंडर एलोकेटेड टू रियल एस्टेट. सो यू आर सेइंग कि बेसिकली जेनजीज जो है, दे आर
spending, like 54% of the Gen Zs are spending more than 50% of their monthly income on mobile phones. Yeah. तो अगर वो लोग बेसिकली एक महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 54% है जो 50,000 से ज़्यादा का मोबाइल ले रहे हैं, Yes, राइट? yes, correct. एंड दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन बिकॉज Yeah, this is bad. महीने का अगर तुम लोग बेसिकली महीने हाँ. का ही अगर आधा इनकम Phone तुम लोग पे फोन लगा पे रहे ले हो, रहे हो तो हाँ. दैट इज लाइक अ वेरी That's बैड not थिंग. that's not good. That's not good. Yeah. दिस इज वेरी स्कैरी. एंड यू ऑल्सो मेंशन वन थिंग कि कॉर्पोरेट से हटके लो जो हेल्थ इंश्योरेंस है. तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो हर किसी को लगता है कि मेरे तो कंपनी वालों ने करा रखे ना हेल्थ इंश्योरेंस, कभी उसको एक बार क्लेम करके देखना. उसकी भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े, 3 लाख 5 लाख की लिमिट होती है, उसमें भी कितने सारे ऊपर नीचे कैप होते हैं. और मैं तो देखे हैं उसके प्रीमियम के रेट इतने सस्ते होते हैं ना, उस रेट में दे ही नहीं सकता कोई भी इंश्योरर आपको प्रॉफिटेबली इंश्योरेंस, राइट? तो ज़रूर ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनका उसमें काम निपट गया, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कभी कोई अनएक्सपेक्टेड 1 महीने तक अगर हॉस्पिटल में टिकना पड़ जाए, जो हो भी सकता है, मतलब यू नेवर नो, ब्लैक स्वान इवेंट है. जितनी भी एसेट की बात कर लो, जितनी भी गुड लाइबिलिटी बैड लाइबिलिटी रेशियो की बात कर लो, किसी का कुछ मतलब नहीं है अगर आपके पास एमरजेंसी फर्स्ट सॉर्टेड नहीं है. तो एमरजेंसीज के लिए आपको सबसे पहले सॉर्ट करना होता है, बिकॉज एक ब्लैक स्वान इवेंट आपकी सारी प्लानिंग की ऐसी कम तैसी कर सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ at the very first. So you are saying that even if someone has a health insurance through their company where they are working, they still need to take a health insurance from a separate company, like for Yeah, themselves. Yeah. उसका एक और रीज़न ये भी होता है, मान लो आपके एम्प्लॉयर का बहुत ही अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है, आप कभी कंपनी भी तो छोड़ सकते हो, तब गया. और आप क्या पता कंपनी में रहते रहते बीमार हो गए और कंपनी छोड़ने के बाद आपको कोई हेल्थ इंश्योरर दे ही ना. लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन यार. यंग लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर और उनको भी बीमारियां हो जाती हैं. सो फिर नहीं देता इंश्योरर कोई भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू बी वेरी ऑफ. तो अगर गोल्ड की भी बात करते हैं तो योर रिपोर्ट ऑल्सो मेंशंस दैट गोल्ड में ओवरऑल एलोकेशन इज जस्ट 2% जो जेनजीज है, लाइक इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बहुत ही कम है. तो डू यू थिंक लाइक दिस शुड इंक्रीज, या तो क्या रीज़न है कि जेनजीज गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? सो इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डीप रीज़न है. सी हम जो भी डिसीजन लेते हैं ना, ऑलमोस्ट एवरी डिसीजन, राइट फ्रॉम द लैंग्वेज वी स्पीक, इंग्लिश भी बोल रहे हैं हम, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम वॉचेस लेते हैं, ऑलमोस्ट एवरी डिसीजन दैट वी टेक इज़ अ रिजल्ट ऑफ गुड, ग्रेट, द बेस्ट मार्केटिंग. ठीक है? तो अब क्या है कि हमें बहुत बोल दिया गया कि सही भी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सब ने आके बोल दिया, सारे इन्फ्लुएंशियल पीपल ने बोल दिया, सब ने बोल दिया, चार्ट्स दिखा दिए कि ये देखो ये ऐसा परफॉर्म करता है, वैसा परफॉर्म करता है, इक्विटी एट्सेट्रा. सो बाय अ लॉट ऑफ इक्विटीज़. सही है, मैं मना नहीं कर रहा, बट क्या सिर्फ ये सही है? मे बी नॉट. सो 1% एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना, वो किसी को गोल्ड में नहीं मिलता. या इंश्योरेंस में जो 60% कमीशन होती है ना, वो गोल्ड बेच के किसी को नहीं मिलती. इसलिए हमें किसी ने बताया नहीं कि शायद गोल्ड भी सही हो सकता है. अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है जो हमने पूरी पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं या करने वाले हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, पर मैं आपको डेटा के थ्रू सपोर्ट करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ. और मैं खुद भी मैं बोलता हूँ, मैं खुद अंडर एलोकेटेड हूँ गोल्ड में. मैंने ये रिसर्चेस करी हैं, बट फिर भी शायद मैं अपना एलोकेशन नहीं बढ़ा रहा. उसका बैक ऑफ द माइंड हमारे सबकॉन्शियस में इतना हैवीली लोडेड है कि सिर्फ इक्विटीज़ में पैसा लगाओ या सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा लगाओ. मेरे डैड का 90% आई थिंक एसेट एलोकेशन इज टुवर्ड्स रियल एस्टेट, बिकॉज दादा ने बोला था, दादा के पैसे रियल एस्टेट में बने थे तो उन्होंने रियल एस्टेट में लगाए सब कुछ, जो ज़रूरी नहीं है कि वाइज डिसीजन हो, राइट? तो अब मैं आपको ज़रा डेटा के थ्रू जो मैंने बात करी अभी उसको सपोर्ट करता हूँ कि क्यों गोल्ड भी सही है, राइट? सो हमने क्या किया, हमने 25 इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ का डेटा निकाला ओवर द लास्ट 25 ईयर्स टू अंडरस्टैंड कि कितने कंट्रीज़ के एमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ ने गोल्ड की रिटर्न, जो कितनी एमर्जिंग मार्केट कंट्री के हेडलाइन इंडाइसेस ने, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 हेडलाइन इंडेक्स है, वैसे ब्राज़ील में बॉफ्सपा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऐसे बाकी सारी कंपनी, बाकी सारी जैसे चाइना में SCI है, सांघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स एट्सेट्रा. वैसे ऐसे हमने 25 इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ का डेली डेटा फॉर द लास्ट 25 ईयर्स निकाला इक्विटी इंडाइसेस का. फिर उसके बाद हमने गोल्ड का डॉलर प्राइस निकाला 25 सालों के लिए डेली डेटा. फिर हमने 25 साल का डेली डेटा अगेन उनकी करेंसीज़ का निकाला इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, तो मल्टीप्लाई करके हमें गोल्ड का प्राइस मिल गया. और हमने
इक्विटी इंडाइसेस की डेली स्टैंडर्ड डिविएशन देखी, स्टैंडर्ड डिविएशन इज द रिस्क की डेली कितना मूवमेंट होता है, तो जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। तो हमने क्या किया, हमने रिटर्न्स को डिवाइड किया स्टैंडर्ड डिविएशन से। हमने देखा एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने एडजस्टेड फॉर रिस्क उनकी लोकल करेंसी गोल्ड प्राइसेस को बीट किया उनके हेडलाइन इंडेक्स ने। नॉट इवन इंडिया। नॉट इवन इंडिया। इंडिया ने एब्सोल्यूट बेसिस पे बीट किया, और कितने अमाउंट से बीट किया वो भी हम देख लेते हैं। सो दैट इज अराउंड जस्ट 0.76% ऑन एन एनुअल बेसिस। 0.76%। सो अगर मान लो कि निफ्टी 50 की CAGR से फॉर एग्जांपल 15% आई, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की 14.24 रही होगी, राइट। बट अगर हम उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दें तो निफ्टी 50 भी बीट नहीं करता। मतलब 20-25 इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में से एक ऐसी कंट्री का इंडेक्स नहीं है जो गोल्ड को बीट करता हो। गोल्ड लेने का और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि रुपी ना गिर रहा है काफ़ी तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, और गोल्ड US डॉलर्स में टिपिकली इंटरनेशनली डिनोमिनेटेड रहता है। तो 4% तो आपको वैसे ही फ्री में मिलता है ना हर साल। उसके बाद जो प्राइस इंक्रीज होता है RBI, चाइना का जो रिजर्व बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना आई थिंक इज़ द करेक्ट नेम, जितने भी बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड जब रशिया का सैंक्शन लग गया था ना फॉरेन रिजर्व्स का, तो सब बैंक्स को रियलाइज़ हो गया कि कल को अगर हमारी कंट्री पे भी सैंक्शन लगा दिया US यूरोप ने तो हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो सब ने गोल्ड काफ़ी ज़्यादा स्टॉकअप करना चालू कर दिया। आई थिंक इंडिया का भी 10% तक चला गया है। ग्लोबली रेशियो ये 10-11% तक चला गया है कि जितने भी फॉरेन बैंक, सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स हैं वो लगभग 10% के आसपास, मतलब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से आप क्रॉस वेरीफाई भी एक बार डेटा कर सकते हैं, 11% के आसपास, 10% के आसपास सेंट्रल बैंक्स का जो फॉरेन रिजर्व्स है वो गोल्ड में पड़ा होता है। सो गोल्ड ठीक है, काफ़ी सारे इक्विटी वाले लोग बोलेंगे कि इसमें वो स्पेक्यूलेटिव वैल्यू होती है, कुछ रियल वैल्यू नहीं होती एक्सेट्रा, ठीक है जो भी है, बट इतने सालों से चलता आ रहा है ना, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। सो आप ये देखो गोल्ड का उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस हमारे पोर्टफोलियो में हो भी जाता है। सो मैंने एक AMC के क्या कहते हैं बहुत बड़े मतलब मैनेजरियल पोजीशन पे, बहुत बड़ी AMC है, उसके बहुत कोई सीनियर बंदे हैं, उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि सो अगेन दिस इज़ नॉट अ ब्लैंकेट एडवाइस, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा कि अगर आप 100 रुपये लगाना जा रहे हो इक्विटी में तो 80-85 इक्विटी में लगा दो और 15-20 गोल्ड में लगा दो। तो मेरे हिसाब से तो मतलब आइडियल एलोकेशन 10-15% के आसपास होनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स। अगेन मैं एजुकेट कर रहा हूँ, मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, बट मेरा खुद का हैविंग सेड दैट अभी कम है, मैं अब बढ़ाने वाला हूँ। मैंने ये स्टडी करी है, मतलब इस पर 1.5 लाख 2 लाख डेटा एंट्री पॉइंट्स लगा के मैंने मेहनत करके कंक्लूजन निकाला है, फिर भी मेरा कम है, बिकॉज वी आर अ रिजल्ट ऑफ द मार्केटिंग दैट वी सी। बार बार ये सही है लगा के हमें जो बिलीव कराया जाता है उसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। सो हमें डेटा ज़्यादा देखना चाहिए, हमें रिसर्च ज़्यादा देखनी चाहिए, एंड दिस इज़ वाई वी डू दिस काइंड ऑफ रिसर्चेस। जैसे वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई, ऑल स्टॉक इंडेक्स भी दिखाया, ये भी दिखाया, ताकि आगे जाके हम सही डिसीजंस ले पाए। लेट्स इग्नोर द स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट, एंड इवन इफ वी इग्नोर दैट, आई कैन सी इंडिया इज द ओनली कंट्री where the stock market index has given higher return as compared to gold. That's true. बाकी कोई भी कंट्री इसमें नहीं दिख रही है जिसमें स्टॉक मार्केट्स, हाँ इमर्जिंग मार्केट्स में स्टॉक मार्केट्स ने ज़्यादा दिया है। तो यू आर सेइंग गोल्ड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है इन ऑल दीज इमर्जिंग कंट्रीज। तो मतलब उन लोगों के, उन कंट्रीज के रेजिडेंट्स अगर सिर्फ गोल्ड में पैसा लगा लेते, इक्विटी में नहीं लगाते, तो दे वुड हैव बीन बेटर ऑफ। एंड लुक एट द मार्जिन्स, नो 25 साल पे भी अगर मैं बात करूं, ब्राज़ील में 4.31% है, चिली में 4.08% है, चाइना में 6.25% है, इजिप्ट में 6.26% है, चेक रिपब्लिक में 2.58 है, इंडोनेशिया में 3.16% है, कोरिया में 5.23% है, पोलैंड में 7.5% है। सो ये MSCI से, हमने MSCI के हिसाब से जो इमर्जिंग मार्केट्स हमने वो लिए हैं। अभी मुझे पता है कमेंट में कोई लिखेगा पोलैंड चेक को आप क्यों बोल रहे हो, तो उसका रीज़न ये है। सो ये 25 साल में मतलब जहाँ पे NA लिखा है उनका डेटा अवेलेबल नहीं था। बाकी आप 20 साल में देख लो, 15 साल में देख लो, 10 साल में देख लो, गोल्ड इज़ अ क्लियर विनर इन दिस केस, राइट। सो कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि इक्विटी हटाओ गोल्ड में सारा लगाओ, that's also wrong, but gold should have 10-15% allocation of your portfolio as well.
Got it. Perfect. Thanks so much for these nuggets of wisdom. बहुत बहुत मज़ा आया बात करके. And I'm sure like all the Gen Zs are going to become more financially savvy now after watching this. But this was a very very insightful report. Thanks for doing such a phenomenal research as well. And काफ़ी मज़ा आया. Looking forward to your next one. Sure. कौन से टॉपिक पे होने वाली नेक्स्ट वन, कोई डिसाइड किया है? आने दो. सस्पेंस. ऑलराइट, बट थैंक्स सो मच कनन फॉर डूइंग दिस. Anytime. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सकते फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.